अंजनी लला नवा हो सुमिरा नवा में आवा, सुमिरन में आवा सुमिरनवा में आवा, सुमिरन में आवा सुमिरनवा में आवा, अंजनी लला नवा हो सुमिरा नवा में आवा, अंजनी लला नवा हो सुमिरा नवा में आवा, जाई के लंकावा में सिया सुधिलैला, जाई के लंकावा में सिया सुधिलैला, सोना के लंकावा छन भर में जरैला, सोना के लंकावा छन भर में जरैला, भक्त में महानावा हो सुमिरा नावा में आवा, भक्त में महानावा हो सुमिरा नावा में आवा, अंजनी लला नावा हो सुमिरा नावा में आवा, सुमिरन में आवा सुमिरनवा में आवा, सुमिरन में आवा सुमिरनवा में आवा, अंजनी लला नावा हो सुमिरा नावा में आवा, लाई के संजीवानी लाखन के पियैला, लाई के संजीवानी लाखन के पियैला, एक ही उंगलिया पे पर्वत उठैला, एक ही उंगलिया पे पर्वत उठैला, अरे बल में महानावा हो सुमिरा नावा में आवा, सुमिरन में आवा सुमिरनवा में आवा, सुमिरन में आवा सुमिरनवा में आवा, अंजनी लला नावा हो सुमिरा नावा में आवा, अंजनी लला नावा हो सुमिरा नावा में आवा, सुमिरन में आवा सुमिरनवा में आवा, सुमिरन में आवा सुमिरनवा में आवा, अंजनी लला नावा हो सुमिरा नावा में आवा। नमस्कार दोस्तों, जैसे किसी कार्य को करने से पहले लोग तैयारियां करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक ऊर्जावान होते हैं। जैसे किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, अपने यात्रा शुरुआत करने से पहले गाड़ी चेक किया जाता है, उसमें ईंधन भरा जाता है। उसी प्रकार मैं भी अपने फेसबुक लाइव होने से पहले अपने आप को रिचार्ज यानी ऊर्जावान होने के लिए संगीत का माध्यम अपनाता हूँ। हालांकि मेरी राग उतनी अच्छी नहीं है, मुझे आता भी नहीं, लेकिन जिस चीज से आप संतुष्ट होते हैं, जिससे मन आपका हल्का होता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है और उसमें कुछ खर्च भी नहीं है, उससे आपको मन को सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है, तो वो करना चाहिए। और संगीत एक ऐसा चीज है जो मन के अंदर से डर, भय, द्वेष, कलश और एक निडरता की भाव पैदा करती है। और मैं फेसबुक लाइव होने से पहले इसलिए संगीत का माध्यम अपनाता हूं ताकि मैं खुद निडर, निर्भीक और निस्वार्थ होकर आप तक जो भी बातें हैं उसको पहुंचा सकूं। इसलिए मैं अपनी फेसबुक लाइव की जितनी भी कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत संगीत के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, या तो भगवान को याद करते हुए या देश की याद करते हुए देशभक्ति गीत को गा करके या प्रार्थना को गा करके शुरू करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को भी मेरा ये शुरुआत अच्छा लगता हो। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगता है तभी तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लगभग 23
100 भाई बहनों और बंधुओं ने, साथियों ने मेरी हौसला अफजाई किया है। एक बार पुनः उन सभी सोशल मीडिया पे सक्रिय सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे साहस, हिम्मत, हौसला बढ़ाने के लिए जो अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर लाइक, कमेंट और व्यूअर बनकर, हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके पास समय नहीं हो तो व्यूअर बनकर के भी आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूं, मुझे आपके लाइक, कमेंट और शेयर करने से पैसे की जरूरत नहीं है। मैं पैसा कमाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट के लिए नहीं बोलता हूं। मैं लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि मैं जो अपनी बातें सामाजिक सेवा की दृष्टि से लाभ हो वैसा रखता हूं, वैसा समंदर मंथन करके, जैसे मजदूर और पूंजीपति या कोई भी किसान खेत में खेती करते हैं और उसके उपरांत फल सब्जी उगा करके बाजार में बेच करके वो पैसा कमाते हैं। पूंजीपति अपनी रोजगार बढ़ाते हैं, रोजगार में पैसा लगाते हैं और उसका परिणाम वो पैसा कमाते हैं। मजदूर दिन भर मजदूरी करता है और शाम में उनकी मजदूरी मिलती है। उसी प्रकार मैं भी रात में, दिन में जब भी समय मिलता है विचारों के मंथन में गोता लगाता हूं। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक सोता नहीं। मैं ढूंढता हूं कि कौन सी वैसी समस्या आज हमारे देश में है, समाज में है, जिसको कुछ उपाय सुझा करके उस समस्या को निदान किया जा सकता है और उसको सरल भाषा में ना बोल करके एक मधुर भाषा में, सरल भाषा और मधुर भाषा में, ताकि लोगों के दिल तक पहुंचे। मेरा मतलब है कविता के माध्यम से। हाँ दोस्तों, मैं लगभग हर सब्जेक्ट पर, हर विषय पर छोटा मोटा कविता लिख चुका हूं, चाहे श्रृंगार रस का हो, वीर रस का हो, करुण रस का हो, सामाजिक सद्भाव का हो। मैं कोशिश करता हूं कि हर विषय पर अपनी विवाक राय कविता के माध्यम से रख सकूं और इसलिए मैं रात में हो या दिन में हो, जब भी मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव को कविता के माध्यम में पिरोकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि जल्दी समझ में आए और अच्छा से समझ में आए। और मैं अपने आप को ही नहीं बोल रहा हूं, हर आदमी को, हर आदमी के मन में कविता लिखने की क्षमता होती है। अब बोलेंगे कैसे? देखिए, एक ईंट जोड़ करके घर बनाया जाता है। एक ईंट सवार दिए, फिर दूसरा रखे, फिर तीसरा रखे, फिर चौथा रखे, ऐसा करके 1 लाख, 10,000, 5,000, 20,000 ईंट को संग्रह करके घर बनता है। और उसी प्रकार हर आदमी के समय में, हर आदमी के लाइफ में एक न एक शब्द आता है जो उसको बहुत अच्छा लगता है। बचपन में तो पता नहीं चलता है, लेकिन जो ही वो इंटर या 10th क्लास के करीब में जाता है तो अपने प्रेम संबंध को लेकर के, या माता पिता के प्रेम संबंध को लेकर के, या दोस्ती में जो प्रेम संबंध को लेकर के उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और उस विचार उत्पन्न होने के क्रम में कुछ शब्द निकलते हैं, जो शब्द हीरा रूपी ईंट होता है। तो मैं क्या हुआ, मैं 6th क्लास से ही कविता और कहानी ये दोनों लिखना शुरू किया, क्योंकि और एक नहीं लिख सकते हैं, एक जो शब्द आपके मन में बैठता है, विचार बैठता है, उसको कहीं लिख लेना हो चाहिए। तो मैं वही सिखाना चाहता हूं, बताना चाह रहा था कि जब भी आपके मन में कोई भी शब्द उत्पन्न हो, विचार उत्पन्न हो, झट से उसको लिख लीजिए।
लिख लीजिए, फिर उसके बारे में विचार कीजिए। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद कुछ और शब्द मिल जाए, मतलब एक और ईंट मिल जाए, और इस प्रकार वो सब कविता का रूप लेता है, कहानी का रूप लेता है। तो दोस्तों, आज एक बार पुनः उन सभी सोशल मीडिया पर जुड़े भाई बंधु माता बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, और इसी प्रकार आप लोग मेरा साथ दिए कमेंट, शेयर, लाइक करके, ताकि मैं आप लोग के बीच अच्छा से अच्छा कविता और विचार, सामाजिक कुदृष्टि पे अच्छा विचार रख सकूं, जो आगे चल करके समाज में सामाजिक क्रांति, परिवर्तन, लोगों के भलाई के लिए काम हो सके, ऐसा मैं कर सकूं। दोस्तों, आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आप लोग को मालूम है कि कोरोना महामारी के कारण थोड़ा जोश और उमंग में कमी दिख रहा है, फिर भी मैं आज मुंबई की धरती कोलाबा से सभी भारतवासियों का, विशेषकर महाराष्ट्र के निवासियों को गणेश चतुर्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो गणेश चतुर्थी धीरे धीरे यानी गणपति मंडल का यह उत्सव पूरे भारत में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा शुरू किया गया था। अतः एक बार महाराष्ट्र की धरती को नमन और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को सलाम, उनके सोच को सलाम, उनके जज्बे को सलाम, जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध एकता सूत्र में बांधने के लिए सलाम। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ये गणेश चतुर्थी का त्योहार बिहार में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। मेरे ही गांव के बगल के गांव है कदमवा, जहां विनोद कुमार यादव जी मुंबई में ही बिल्डिंग निर्माण का काम करते हैं, भवन निर्माण का कार्य करते हैं। पिछले साल पता चला कि अररिया गांव में 10 दिनों तक गणेशोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। पूरा विशाल रूप लिया था, खाना पीना, रहने, नाच गान से लेकर के कुश्ती और अन्य कितनी प्रकार के वहां कार्यक्रम किए गए। जिसका खर्च जो भी आया उसका आधा खर्च विनोद कुमार यादव जो कदमवा के रहने वाले हैं उन्होंने किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी पर्व त्योहार किसी भी क्षेत्र में बंद कर नहीं रहता है, वो पूरे देश का होता है। लेकिन हाँ, जहां से शुरुआत होती है उनको श्रेय तो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए एक बार गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर पूरे महाराष्ट्र के निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, मैं पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के समर्थन मिलने का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मिशन और विजन पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये भी बताना चाहता हूं कि वक्त का इंतजार मैं क़यामत तक करूंगा। न तो मुझे जल्दबाजी है और न ही मेरा कथन हवाबाजी या जुमलाबाजी है। मेरे पास ठोस मिशन है और ठोस विजन है। मैं अपने मिशन और विजन पर उस दिन से विस्तृत चर्चा करूंगा जब मेरा फेसबुक लाइव में व्यूअर की संख्या कम से कम 10,000 हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य का शुरुआत जोरदार ढंग से, पुरजोर ढंग से करना चाहिए। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि जिस दिन
फेसबुक लाइव में लगभग 10,000 व्यूअर जुड़ जाएंगे, उस दिन से मैं अपना प्लान धरातल पर उतारने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि इस मिशन को लेकर के मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं सफल होऊंगा। तो संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूं कि मेरा मिशन ईमानदारी है, मेरा मिशन ईमानदारी है और विजन बिहार के लोगों को भ्रष्ट राजनीति, गरीबी, अशिक्षा, कुव्यवस्था, कुशासन से मुक्ति। हाँ दोस्तों, बिहार के लोगों को भ्रष्ट राजनीति, गरीबी, अशिक्षा, कुव्यवस्था, कुशासन से मुक्ति दिलाना है। और मेरा मिशन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। जो जो कदम आगे बढ़ेगा, बिहार से होते हुए, बिहार राज्य से होते हुए, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से गुजरते हुए मेरा मिशन और विजन दिल्ली तक पहुंचेगी। दिल्ली तक पहुंचने का कतई मकसद नहीं है कि राजनीति के माध्यम से ही हो, और यदि हो तो बहुत अच्छा, और जरूरी नहीं है कि राजनीति के माध्यम से हो, और सामाजिक सेवा से भी हो सकता है। मेरा लक्ष्य दोनों तरफ से है। और जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल जी, हालांकि मैं उनका सभी बातों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन चूंकि जनता हित में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए उनका नाम लेना आज मैं उचित समझता हूं। और कुछ उनके रास्ते पे को अपनाऊंगा जो गरीबों के हित और भलाई के लिए उन्होंने किया है। हालांकि मेरा मिशन और विजन एकदम अलग है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि किसी को मुफ्त राशन बांट दो, किसी को मुफ्त बिजली दे दो, किसी को मुफ्त इलाज करा दो। भाई, ऐसा करने से तो वो अपंग बन जाएगा, वो आपके ऊपर आश्रित बन जाएगा। नहीं, मेरा मिशन केजरीवाल जी से और भारतीय जनता पार्टी या राजद या जनता दल यूनाइटेड, या मैं तो ये बताऊंगा कि मेरा कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। मेरा केवल लक्ष्य है सामाजिक सेवा, जो ना तो इन राजनीतिक दलों के बीच में है और न कभी आएगी। इन लोगों को जनता से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, गरीबों के सिवा केजरीवाल जी किए पानी, बिजली और राशन, न जाने कितने चीजों को फ्री दे करके, लेकिन फ्री देने के बाद लोगों का आदत बिगड़ जाएगा, आदत खराब हो जाएगा, कमाने की, काम करने की इच्छा शक्ति चली जाएगी और वो आप पे आश्रित हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि यार आज नहीं काम करूंगा तो क्या होगा, कल तो राशन मिल जाएगी ना, राशन मिलेगी, खाना तो खाएंगे ना। उनके मन में कमाने की, आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहेगी, या बहुत लोगों की इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। काम करना किसको करना अच्छा लगता है? धूप में काम करना किसको अच्छा लगता है? घर से बाहर रहना किसको अच्छा लगता है? दोस्तों, किसी को नहीं। तो इसलिए जो पैसा सब्सिडी के रूप में मुफ्त खोरी में हम खर्च करेंगे, बेटर है, अच्छा है कि उस पैसे से कल कारखाने, लघु उद्योग और ऐसे ही जहां जहां जिस तरह के सामाजिक लोग होंगे, जिस कला में निपुण होंगे, उस तरह के रोजगार, व्यवसाय, खेती और कल कारखाने का प्रबंध करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि खेती की उपजाऊ जमीन है, वहां पे कारखाना हम ले जाएंगे, तो क्या हम अच्छा करेंगे? नहीं। लेकिन वहां हम करते हैं, आज के राजनीतिज्ञ करते हैं, जहां उपजाऊ भूमि है वहां भी जनता को बरला करके उनकी खेतें
छीन लिया जाता है और उसमें कल कारखाना लगा दिया जाता है। और कुछ दिन बाद उन सारी किसानों को जो मुआवजा दिया जाता है वो खत्म हो जाता है। मुआवजा खत्म होने के बाद वही कल कारखाने के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन होता है। सरकार तक बात पहुंचती है, हर राजनीतिक दल उनका साथ देता है क्योंकि उनको वोट लेना होता है और वोट के लालच में एक न एक दिन उन कंपनियों को बंद करना पड़ता है। एक तरफ तो उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदल जाता है और दूसरे तरफ उद्योग की जो क्रांति, व्यवसाय की जो विकास होना रहता है वो भी तब पड़ जाता है। मतलब क्या हुआ, दुविधा में दोनों गए, माया में नील न रहा। ना तो हमारा उपजाऊ जमीन बचा और ना उद्योग धंधे चल पाए। और यही एक सर्कल अभी आ रहा है। तो मेरा कहना है कि जहां की जमीन उपजाऊ है वहां पे उन्नत तरह की खेती करने के सामान, बीज, खाद और उपकरण मुहैया कराएंगे। जहां बंजर भूमि है, पथरीली जमीन है, पठारी जमीन है, वहां के लोगों को उद्योग धंधे के लिए प्रेरित करेंगे। जहां हाथकरघा या शिल्प जिस तरह की कला है उस तरह के अवसर उपलब्ध करा करके और उन सामानों का निर्यात डायरेक्ट सरकार लेकर के, ताकि कोई मुनाफाखोर बीच में न पड़े और उनको उचित दाम मिले, चाहे वो खेती में हो या व्यवसाय में हो, लघु उद्योग में हो, चाहे किस प्रकार हम समान अवसर देंगे तो पूरी लोगों का विकास होगा। तो मेरा मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर है, बट इसकी संरचना मैं एक बार पुनः बताना चाह रहा हूं कि जिस दिन फेसबुक पे कम से कम 10,000 व्यूअर जुड़ेंगे उस दिन से मैं अपनी ये संरचना बताना शुरू करूंगा और उस पर काम करना शुरू करूंगा। दोस्तों, आज का विषय है एक देश एक संविधान। एक देश एक संविधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भेदभाव के, हाँ दोस्तों, सुन करके, देख करके और महसूस करके देखिए। और मेरा दावा है कि हर गांव में, हर पंचायत में और हर स्टेट में ये भेदभाव होता है। क्या होता है, आइए हम एक एक करके विचार करते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता है उसके लायक उसकी पुरस्कार या वेतन देना चाहिए। नहीं तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगी मेरा भी वेतन उतना ही मिलेगा और जो पढ़ रहा है उसका भी इतना ही मिलेगा, तो फिर वो पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन वेतन जो वो अलग रखना चाहिए और दूसरी जो सुख सुविधाएं हैं, एकोमोडेशन, आवास, आप देखे होंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसपी, डीएसपी, एक अधिकारी के लिए या अन्य जो भी सरकारी अफसर हैं उनके आवास में कम से कम 300, हाँ दोस्तों, कम से कम 300 लोग रह सकते हैं। कम से कम 50 तो रह ही सकते हैं, लेकिन यदि समुचित व्यवस्था हो तो 300 से 200 लोग रह सकते हैं। जबकि एक प्यून
भले उसके घर में 3 बच्चे हो, सदस्यों की संख्या 5 क्यों ना हो, उनको 1 RK या 1 BHK ही रूम दिया जाता है। कैसे कैसे प्रगति होगा? जिस घर में खाना बन रहा है उसी घर में उनके माँ बाप हैं, उसी घर में बच्चे हैं, वो पढ़ाई कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। विकास कैसे होगा? समानता आएगी कैसे? नहीं आएगी। तो मेरा कहना है कि वेतन तो अलग होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन जो सुविधाएं हैं, प्रिविलेज है, उस पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा है फूड अलाउंस। आदमी वही है, जितना जो खाने वाला वस्तु 100 ग्राम 50 ग्राम के अंतर होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। लेकिन फूड अलाउंस अधिकारी स्तर को 5000 है, तो मजदूर वर्ग को 500 है या उससे भी कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अलाउंस है, जो भी प्रिविलेज है, वो बराबर होना चाहिए। वेतन ज्यादा हो चलेगा, बट जो भी प्रिविलेज, हाँ दोस्तों, प्रिविलेज सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अभी बड़ी विसंगति है कि सांसद कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं वेजिटेरियन, और नॉन वेज 25 रुपए में चिकन, मटन, मछली का भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। जिनकी सैलरी कम से कम सब मिला करके दैनिक भत्ता टोटल मिलाया जाए तो 3.5 से 4 लाख रुपए पर मंथ है संसद। वो इतने गरीब हैं कि उनके लिए संसद कैंटीन की व्यवस्था की गई है। और जो मजदूर वर्ग है वो कितना भी कम करेंगे तो कम से कम उनकी थाली पे 40 से 50 रुपया तो पड़ना ही है। ऐसा भेदभाव, ऐसी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। दूसरी भी संगति है कि दूरसंचार में क्रांति आने के बाद 500 के अंदर में ऐसी योजनाएं आई है। अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, 2 से 1.5 GB रोज डाटा यूज कर सकते हैं। फिर भी सांसदों को 15 से लेकर 20,000 रुपया टेलीफोन भत्ता मिल रहा है। उससे भी अलग, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी, उस समय केवल आर्म फोर्स को छोड़कर सारी सर्विस की पेंशन बंद कर दी गई थी कि उसके बाद से जो भी रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की पेंशन ही नहीं, दोहरी पेंशन, तीसरी पेंशन और चौथी पेंशन भी मिल रही है, वो भी बिना रोक टोक। बिना रोक टोक से मतलब मेरा है कि एक दिन प्रस्ताव पारित होता है और उसी दिन लोकसभा हो, विधानसभा हो, वह पारित हो करके पास हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। जबकि राज्य स्तरीय कर्मचारी, आर्म फोर्स के कर्मचारी, उन लोग के लिए वेतन आयोग की गठित होती है और 4 साल 5 साल के माथापेची के बाद वेतन संशोधन होता है।
जिसको फिर लागू करने में तरह तरह की अड़चनें आती है। कभी चुनाव आ जाता है, कभी आर्थिक स्थिति कमजोरी, कभी विकास दर की कमजोरी, कभी एक कोरोना महामारी, और उनकी बढ़ोतरी जो होनी होती है वो खटाई में पड़ जाती है। उनको जो अलाउंस मिलना होता है वो बंद कर दिया जाता है। जबकि सांसदों की अब इतना बताना चाह रहा हूं कि मैं दोहरी तीसरी चौथी क्या बोला, ये होता क्या है। हाँ भाई, सबको मालूम नहीं है कि एक सांसद बनने से पहले यदि वो विधानसभा का सदस्य रहा हो और उसके बाद में वो चुनाव हार गया हो, तो उसको विधान सभा का सदस्य रहने का भी एक पेंशन मिलेगा। उसके बाद में यदि वो राज्यसभा में आया हो, वहां से चले गए हो, उसका भी मिलेगा। फिर लोकसभा में जीते और हार गए, या लोकसभा में रहे और उसके बाद 5 साल रहे और उसके बाद तो उनको तिहरी, मतलब 3-3 पेंशन उनको मिलेगा। जबकि आम जनता को पेंशन ही नहीं है। और एक गर्व की बात है और बड़ी सम्मान की बात है कि उन्होंने पुरजोर ढंग से आर्म फोर्स के जवानों को पेंशन देने की बात कही, लेकिन चुपके से सांसदों की पेंशन बचा ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब पूरे देश में, पूरे लोकतंत्र में ये बात कही जाती है कि हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम तो जनता के सेवक हैं, तो अब जनता का सेवक कहां है? अब जनता का सेवक है ही नहीं, जनता का प्रतिनिधि है ही नहीं। जनता का प्रतिनिधि होते तो पेंशन उनको नहीं मिल रहा था, आप भी नहीं लेते, लेकिन आप जनता के प्रतिनिधि नहीं है। तो ये ऐसी ऐसी विडंबनाएं हैं जो लोगों तक हमें पहुंचानी है, लोगों को सोचने पर मजबूर करना है कि ये जो विसंगतियां हैं वो समाज से दूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ही भेदभाव किया जाता है। आपके सामने लाइव उदाहरण है कि सलमान खान 4 आदमी को अपने कार से रोक दिया। 15 से 20 साल केस की सुनवाई हुई और अंत में निर्णय क्या हुआ? निर्णय हुआ कि सलमान खान की लापरवाही से नहीं, उनके ड्राइवर की लापरवाही से रोड पे गाड़ी चली गई और वो उनकी हत्या हो गई। और लापरवाही तो उनसे हुई, लेकिन लापरवाही की दूसरी बात उन गरीब भूखे नंगे भिखारियों पर भी आई कि वो रोड पर सोए क्यों। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी खुले आकाश में सोना नहीं चाहता है, बिना कपड़ों के रहना नहीं चाहता है, बिना नहाए उसके भी शरीर में खुजली होती है, उसके भी बाल उजड़ते हैं और उनके भी दुख दर्द होता है। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनके सर के ऊपर छत नहीं था, इसलिए वो रोड पर सो रहे थे। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऑफिस में जब आप काम करने जाएंगे, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे उनका काम फटाफट हो जाएगा। कर्मचारी भी पीछे से बुला लगेगा, सर आप आगे आ जाइए, और वो एकदम बेधड़क आगे जाके खिड़की पे चाहे रिजर्वेशन हो या कोई भी सरकारी महकमे में काम उनकी पहले हो जाती है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब एक देश है, एक संविधान है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट, न्यायिक व्यवस्था, सब में समानता होनी चाहिए, जो है नहीं। ऑफिस डेकोरेशन, जाहिर है
हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी जाके देखिए ऑफिस का जो बॉस का ऑफिस है, वो पूरे जो ऑफिस है उसका खर्च जितना आया होगा उसे ज्यादा एक व्यक्ति बैठने का जो ऑफिस बना है वो ज्यादा होगा उसमें खर्च। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आदमी सुख शांति आराम से उसको सुविधा रहेगा तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता है, काम कर सकता है। जहां कंप्यूटर ही नहीं चल रहा हो, एसी ही नहीं चल रहा हो, गर्मी हो, बदबूदार हवा आ रही हो, वहां कर्मचारी कैसे काम करेंगे? लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी सरकारी अफसर में मैं भी भ्रमण किया हूं, वहां ये विसंगतियां हैं। एक टेबल पर कितनी फाइलें पड़ी हुई है, सड़ रही है, और उन्हीं पे काम करना है, बदबू आ रही है। लेकिन जो बॉस बैठे हुए हैं उनका आलीशान एसी, भले वो रहे चाहे नहीं रहो, हाफ दिन कहीं और घूम रहे हो, लेकिन उनकी एसी चालू रहेगी। तो इस प्रकार ऑफिस डेकोरेशन से लेकर के टॉयलेट तक, टॉयलेट भी उनका ऐसा रहता है कि उसमें जा करके आपको लगेगा कि यार आधे घंटे हम खड़ा रह जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑफिस डेकोरेशन से लेकर के ट्रैवलिंग में भी ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इनके लिए बिजनेस क्लास, इकोनॉमी, ठीक है। ऐसा प्रिविलेज होना चाहिए कि यदि ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है फर्स्ट क्लास की तो सेकेंड में जाए, सेकेंड क्लास का नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट क्लास में जा सकता है, नहीं मिल रहा है तो फ्लाइट में जा सके। ऐसा नहीं कि वो क्लर्क है इसलिए वो ट्रेन में जाएगा और मैं बॉस हूं इसलिए मैं फ्लाइट में जाऊंगा। यदि आवश्यकता है, यदि उपलब्धता नहीं है तो वो नॉर्मल कर्मचारी हो या साहब हो, सबको प्रिविलेज बराबर मिलना चाहिए। वेतन फर्क होना चाहिए, मैं इस बात का एक बार फिर समर्थन करता हूँ, वेतन अलग होना चाहिए, लेकिन जो भी प्रिविलेज है वो समान होना चाहिए। तो मेरा आज का विषय था एक देश एक संविधान, और किस प्रकार किस एरिया में, किस क्षेत्र में भेदभाव होता है जो कि अच्छा नहीं है। इसको सुधारा जा सकता है, और सुधारेगा कौन? हम लोग ही सुधारेंगे। हम लोग भी इसके अगेंस्ट में एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे, जन जन को बताएंगे, तभी हो सकता है। अब सोचेंगे कि यार ये करेगा कौन यार, ये तो सब जगह ऐसे ही है। दोस्तों, यदि यही बातें स्वतंत्रता के पहले हमारे पूर्वज सोचे होते कि अंग्रेज के पास तो दमन नीति भी है, आज तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, जहां एक शरीर का भूखा नंगा आदमी भी प्रधानमंत्री को गाली तक दे देता है और उसको कुछ नहीं होता है। यही सीरिया, दक्षिण कोरिया, चाइना, अन्य बहुत सारी खाड़ी देश हैं जहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और किसी भी राजनेता तो दूर, उसके नाम के अगेंस्ट बात कर देने पर गोली मार दी जाती है। हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में, सीरिया में ऐसे ही है, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली कहेंगे कि एक प्रधानमंत्री को भी लोग भगोड़ा
और ना जाने कितनी उपमाएं देते हैं। इससे पहले वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौन मंत्री लोग बोलते थे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेता था। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऊपर दमन नीति कार्य नहीं करती है, जो अंग्रेजों के समय दमन नीति होने के कारण भी स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। तो फिर ये सारी विसंगतियों के विरुद्ध हम यदि आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो जरूर एक दिन हम सफल होंगे। दोस्तों, इस उपरोक्त बातें जितना भी मैं बोला हूं, इसमें कमेंट के माध्यम से आप हमें मार्गदर्शन करेंगे कि कहां कहां मैं पॉइंट भूल गया हूं। हालांकि मैं गलत तो बोला नहीं हूं, यदि गलत बोला हूं तो आप कमेंट में वो भी लिख के बताइए कि यहाँ पे गलती है, यहाँ सुधार किया जाए। और कुछ पॉइंट जोड़ना है तो जोड़िए। मैं इस मूवमेंट को आगे ले जाऊंगा, आगे ले जाने वाला हूं और इस सबको मैं एक बुक में संग्रहित कर रहा हूं। तो आपका सुझाव कल का भविष्य बनेगा, कल का संविधान बन सकता है। ऐसा सोचकर आप मेरा भरपूर समर्थन कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। कुछ क्षण मैं बिहार की राजनीतिक हालात पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरा मुख्य लक्ष्य है कि बिहार की राजनीति को बदलना, वहां का गरीबी, अशिक्षा, कुव्यवस्था, कुशासन को खत्म करना और वहां से होते हुए एग्जाम्पल सेट करके पूरे देश में फैलाना। अतः मैं बिहार की राजनीति का हालात जो लगभग सब जगह बराबर ही है, लेकिन बिहार को ज्यादा ही पिछड़ा हुआ राज्य बन गया है। जो भी आता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाता है लोगों को, चुनाव जीत के जाता है, 5 साल फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है और बिहार को बदहाली की तरफ धकेल देता है। इसका अच्छा खासा उदाहरण है, हाल ही में पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में किया गया सर्वे का रिपोर्ट है, जिसमें पटना, हाँ दोस्तों, पटना और गया को विश्व का भारत का सबसे गंदा शहर का उपाधि मिला है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? जो पौराणिक कथा में सम्राट अशोक की राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्रा, आज उसकी दुर्दशा क्यों? अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले नीतीश कुमार जी और स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर के बिहार के सत्ता में लगभग कुल मिलाकर 15 साल रहे। दोनों का जोड़ दिया जाए तो बीच में आरजेडी के साथ गठबंधन हुई थी। भाई, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो स्वच्छता अभियान केवल अखबार के पन्नों तक सीमित नहीं होती। बिहार की सड़कें तो छोड़िए, कम से कम पटना की सड़क पर तो दिखाई देती, लेकिन नहीं, पटना का भी वही बुरा हाल हुआ जो रिपोर्ट बता रहा है कि सबसे गंदा शहर है। ये सुनकर ही हम लोग का सर शर्म से झुक गया। और जब सर शर्म से झुकता है तो दो बातें होती है। जो आवाम उल्लू बना करके वोट लेती है, उस आवाम के विरुद्ध में लोग एकजुट होते हैं और उसकी तख्ता पलट करते हैं। तख्ता पलट का मतलब दोस्तों कतई नहीं है मेरा
जो पाकिस्तान में होता है, फौजी हुकूमत, मारकाट नहीं। हमारे यहाँ तख्ता पलट का माध्यम प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में तख्ता पलट का अवसर मिलता है। 5 साल में आता है वो अवसर, और प्रजातंत्र के महापर्व चुनाव के माध्यम से तख्ता पलट की मौका मिलती है, और जनता बड़ी होशियारी से भाग लेती है उसमें। हालांकि अभी बिहार का जो राजनीतिक हालात है और इसका जो कारण है, उसमें अशिक्षा, जाति संप्रदाय, बाहुबली, दबंग किस्म के लोग, लोभ लालच, दारू शराब, ये सब धन बल का उपयोग चुनाव के समय होता है, और इसमें जनता को बरगला करके लोग वोट ले लेते हैं, और दबंग, बाहुबली, अशिक्षित लोग जीत के जाते हैं। जो 5 साल तक वो जो चुनाव में खर्च किए हुए पैसे को निकालने के चक्कर में बिहार के विकास को धत्ता बताते हुए शासन नहीं बोलेंगे, कुशासन करते हैं, और उनका परिणाम आज आप लोग के सामने है। मैं इसके बारे में सबको दोषी बताऊंगा, क्योंकि जो कांग्रेस लगभग 30 साल शासन की, हाँ दोस्तों 30 साल, आज वो बोल रही है नीतीश को हटाओ, बदलेगी सरकार, बदलेगा बिहार। उसके बाद तेजस्वी सरकार नारा चल रहा है। कमोबेश 15 से 20 साल वो भी शासन की हुई है, ना तेज सरकार ना तेजस्वी सरकार। उसके आगे बिहार को जंगल राज से छुटकारा दिलाने, बिहार को विकास की राजनीति पे ले जाने, विकास के पथ पर ले जाने का वादा कर नीतीश कुमार जी आए। वो भी लगभग 10-15 साल शासन कर लिए, लेकिन कोई विकास की नदी नहीं बही। आज स्थिति ये है कि बिहार और गया को, जो हमारा एक धर्म स्थली भी गया है, जो खाली भारत का ही सिरमौर नहीं है, पूरे विश्व के लोग महात्मा बुद्ध की धरती को देखने के लिए वहां आते हैं। विश्व पर्यटन के रूप में विख्यात है गया, और उसका हालत क्या है? उसका हालत है भारत का सबसे गंदा शहर। क्या तमगा मिला है? क्या तमगा मिला है? नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सोच विचार कीजिए। और आप भी जब पिछले चुनाव में आए थे तो बोले थे बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया हूं, और नीतीश जी बोलते थे कि मैं बिहार में मिट जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? कुर्सी के चक्कर में आप बोले थे, कुर्सी के चक्कर में, क्योंकि उस समय राजद आपके साथ थी, इसलिए आप बोले थे। आपको बोलना नहीं था। क्यों मिटेंगे भाई? और आपके मिटने से बिहार का विकास हो जाएगा, और नहीं मिटने से बिहार का विकास नहीं होगा। आप अपना स्वार्थ छोड़िए, और ये बात बोलना ही नहीं चाहिए था। केंद्र में सरकार थी बीजेपी के, उनके साथ मिलकर आपको बिहार को आगे ले जाना था, लेकिन आपको अपने कुर्सी से मतलब था। इसलिए आपने क्या किया? आपने आरजेडी के साथ गए। मतलब यहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरा बिहार की जनता भुगत रही है। हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उनके चक्कर में बिहार की जनता भूखमरी, अशिक्षा और हर तरह की बीमारी से मर रही है, और भूखमरी की हालात पैदा हुई है। हाँ, कुछ चीजें है जो अचानक होती है, लेकिन बिहार में बाढ़
अचानक होती ही नहीं है, ये तो योजना बहुत तरीके से होती है कि भाई बाढ़ आना है, उसकी तैयारी नहीं होती है, उसकी तैयारी करना चाहिए। लेकिन मालूम है कि तैयारी नहीं करेंगे तो अभी चुनाव जीतेंगे, और करेंगे तो जीतेंगे ही, लेकिन करने से तो कोई फायदा नहीं है। जब ऐसे ही चुनाव हम जीत रहे हैं तो फिर काम करने का क्या मतलब। इसलिए यहाँ पे जनता से एक बार पुनः अपील करूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपने जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर शिक्षित और जो किस्म के उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे और अपने बच्चों का भविष्य गुंडे, बदमाश, दबंग किस्म के लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, आपको कोई बरगलाने आएगा, पैसा देने आएगा, शराब बांटने आएगा, वो एक दिन शराब पिलाएगा, पैसा बांटेगा और 5 साल आपका जो विकास का पैसा है उसको खाएगा, और आप बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पहले ही वो चखना चखा दिया है। इसलिए दोस्तों, एक दिन के चक्कर में अपने 5 साल का फंड, विकास, बच्चों का भविष्य नहीं गवाइए और जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को ही अपना मतदान कीजिएगा। कभी भी आप ऊपर देखिए नीचे देखिए के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अरे भी नहीं सोचिएगा कि अरे इस उम्मीदवार को तो मैं देखा नहीं हूं। अरे नहीं देखे तो उसके बारे में जानिए। जरूरी नहीं है कि आपके बीच जो घूम रहा है, जो आपके बीच में घूमकर आपका दलाली कर रहा है, वही आपको काम आए। एक कतई जरूरी नहीं है। मैं आपको कितना उदाहरण बता चुका हूं कि दूर रहकर भी सूर्य अपनी प्रकाश धरती पर बिखेरता है। उस प्रकार यदि योग्य उम्मीदवार होगा, चाहे वो भारत के किसी भी कॉर्नर में होगा, वो बिहार के उस गांव तक, उस मिट्टी तक अपनी विचारधारा और अपनी सेवा देता रहेगा और दे भी रहा है। तो ऐसा विचार नहीं करना है कि बाहर रहने वाला है, ये क्या करेगा, ये तो बहुत दूर है। अरे भाई, जब आप बुलाइएगा तब तो आएगा। आप अवसर देने का मन में ठानेंगे, प्रण करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे, तब तो बाहर से लोग जो डरते हैं आने में कि यार मैं जाके क्या करूंगा, तो 99% लोग तो यही सोचते हैं कि यार भले बॉम्बे में हूँ आराम कर रहा हूँ, भले दिल्ली में हूँ अच्छा हूँ, लोग मर रहे मरने दो, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरा तो कोई महत्व होगा नहीं। वो तो गुंडे बदमाश लोग को ही जिताएंगे, मेरी बात तो लोग सुनेंगे नहीं। तो जो उसमें से उस विचार को त्याग करके कि नहीं मुझे बिहार में जाना है, बिहार के जनता को क्या सेवा करना है, इस मिथ्या को बदल दीजिए। इस चुनाव में कम से कम इस मिथ्या से निजात दिलाइए कि जो बाहर है भीतर है, इस पर ना जा करके योग्य है, काम करने लायक है, बात सुनने लायक है, जिसे आप अपने सुख दुख की बातें कर सकते हैं, वैसे उम्मीदवार को जिताइए। जाति पाति के चक्कर में अपना और अपने बच्चों का भविष्य नहीं गंवाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा जो सामाजिक न्याय, सामाजिक सेवा का जो मुहिम है, उसको कमेंट, लाइक, शेयर के माध्यम से मेरा हाथ मजबूत कीजिए, मेरा साथ दीजिए और मैं आपका साथ हमेशा हमेशा निभाऊंगा। दोस्तों, अगले रविवार को मैं पुनः
9 बजे फेसबुक पे लाइव होऊंगा। उस दिन का विषय होगा भारत की वीरांगना नारी। मैं इसका विस्तृत बाद में बताऊंगा, उस दिन चर्चा करूंगा, बट संक्षिप्त में थोड़ा बता दे रहा हूं कि सेना का सम्मान, जो सेना में सर्विस कर रहे हैं या शहीद हो गए हैं, उनका सम्मान तो होता है, लेकिन उनको, उस सैनिक को पल पल साथ देने वाली वीरांगनाएं और उनकी माता पिता बहने को कोई याद नहीं करता है। तो उनके बारे में अगला रविवार को मैं 9 बजे बातचीत करूंगा, ताकि उनके परिवार के पीछे भी जो सपोर्ट सिस्टम काम करता है, जो जवान सीमा पे कार्य कर रहे हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम कौन है, कहां से उनको प्रेरणा मिलती है, कैसी प्रेरणा मिलती है, कितना हिम्मत हौसला मिलता है, इस सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा अगले रविवार 9 बजे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।